इधर अखिलेश भी खूब एक्टिव हो रहे हैं मानस। अब वो भी शुभ और अशुभ के जो भ्रम जो फैला हुआ था उन्हें तोड़ते हुए नोएडा से अपनी यात्रा की शुरुआत 11 महीने पहले ही चुनाव से शुरू कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव लगातार सक्रिय हैं और देख रहे हैं कि उनकी जो बैठकें हैं वो भी लगातार जारी है और हर बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन होता है। दो चार मुद्दे उनके सबसे ज्यादा अहम हैं उनके लिए। उसमें सबसे पहला नंबर आता है पीडीए का। पीडीए में यानी पिछड़े दलित के साथ वो अल्पसंख्यक भी कहते हैं और अगड़ा भी कहते हैं और वो बार बार दावा करते हैं कि उनके तो पीडीए का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। अब वो दावा करते हैं कि 90% तक उनका पीडीए का कुनबा पहुंच चुका है। दूसरी बात यह कि आप देखिए, टाइमिंग को देखिए। दरअसल अखिलेश यादव भी अब धीरे धीरे इस बात का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो दिख भी रहा है पिछले 2-2.5-3 महीनों से कि वो चाहते हैं कि जो हिंदू समाज की जो जातियां हैं, खासतौर से अगड़ी जातियां हैं, उसमें सेंधमारी की जाए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का उनको ये सबसे मुफीद रास्ता समझ में आता है। और मायावती की कोशिश भी इसी रास्ते पर है। तो लगातार जो कोशिश हो रही है, आप चाहे देखिए, चाहे वो शंकराचार्य का विवाद हो, चाहे यूजीसी का मसला हो, चाहे ये अलंकार अग्निहोत्री वाला मसला हो, आप देखिए जब ब्राह्मणों का सहभोज वाला मसला हो, आप देखिए लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातियों में बिखराव चाहती है और हम चाहते हैं कि जो भी पिछड़ा वंचित शोषित समाज है वो अगर हिंदू जाति का अगड़ा भी है तो हमारे साथ आए। ब्राह्मणों का मुद्दा सबसे पहले अगर किसी ने उठाया इस दौरान तो वो अखिलेश यादव ने। मुझे अभी भी याद है कि शीतकालीन सत्र के दौरान जैसे ही ब्राह्मण सहभोज की खबर आई और उस पर जैसी हंगामा शुरू हुआ, सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव ने सदन में भीतर दाखिल होते हुए हम लोगों से कहा था कि हम निमंत्रण दे रहे हैं ब्राह्मण समाज को कि वो आए, हमारे साथ आकर के जुट जाए। उसके बाद अभी मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने जन्मदिन पर, बिल्कुल वो एक तरीके से फोकस्ड थी कि वो बार बार कह रही थी कि ब्राह्मणों को हमने कितना सम्मान दिया, संगठन में सतीश चंद्र मिश्रा से लेकर के उनके परिवार तमाम दूसरे ब्राह्मण नेताओं को तरजीह दी, सरकार में किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों को, अगली जात के लोगों को हमने एडजस्ट किया। तो उनका ये कहना था कि हम सर समाज की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश नजर आ रही है कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो ये चाहती है कि हिंदू जातियों में बिखराव होगा और बिखराव होगा तो ही उनको फायदा होगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जिसमें वो बार बार ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, सनातन परंपरा की बात की जाती है, उसको लेकर के अगर कोई चोट हो सकती है तो इसी तरीके से हो सकती है कि आप किसी भी मुद्दे पर यह साबित करने की कोशिश करें कि दरअसल अगड़ी जातियों का या हिंदू समाज के लोगों का वो सम्मान नहीं है, जाति विशेष को ही तरजीह दी जा रही है। और ये कोशिश लगातार अखिलेश यादव की तरफ से भी जारी है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी जारी है। हालांकि कांग्रेस भी प्रयास करती है। लोगों को अगर मैं याद दिलाऊं तो ब्राह्मण सभा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस मंच पर अजय राय मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त उस मंच से याद दिलाया था कि आप देखिए कि आज़ादी के बाद से और जब तक हमारी सरकारें रही, हमने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। उसके बाद बता दीजिए कि ब्राह्मण समाज को किसने कितनी तवज्जो दी, एक वोट बैंक की तरह से उसको इस्तेमाल किया गया। तो निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले चुनावी मोड में आ चुका है। चूंकि इस लिहाज से भी इसको देखा जाए कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें हैं, 75 जिले हैं, उस सबको पूरा कवर करना, यानी अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे तो रुहेलखंड आते आते फिर आप अवध से गुजर करके उसके बाद आप बुंदेलखंड और पूर्वांचल का पूरा हिस्सा कवर करना और हर जगह पहुंचना, तो ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि आप अपनी तैयारियों को पहले से ही शुरू कर दें। एक जमाने में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि एक जमाने में ये प्रैक्टिस मायावती की तरफ से की जाती थी। बहुजन समाज पार्टी तकरीबन 1 साल पहले अपने उम्मीदवारों को घोषित कर देती थी ताकि उनको प्रचार का समय मिल जाए और समय समय पर उसकी समीक्षा भी होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो बहुजन समाज पार्टी से खत्म हुआ। हालांकि मैं एक बार बता दूं कि कल जो मायावती की बैठक थी, करीब 1400 पदाधिकारी उसमें शामिल हुए थे और बहुत लंबी बैठकें चली। और मायावती का कल की बैठक में भी पूरा फोकस था कि कैसे उनको अभी भी लगता है कि दलित जाति तो हमारे साथ है, हम जब भी एग्रेसिव मोड में आएंगे वो जाति हमारे साथ फिर से वापस जुड़ जाएगी। लेकिन जो अगड़ा समाज है, जो अगड़ी जातियां हैं हिंदुओं की, वो कैसे साथ में आएंगी, इसको लेकर के उनका सबसे ज्यादा उनका फोकस था कल की पूरी बैठक में। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो बराबर हिंदुत्व के नाम पर जो 2014 से हम देख रहे हैं कि वो लगातार हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करती है, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है और जीत की वजह भी
उसकी वही है कि वो लगातार 2014 के बाद से चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो लगातार अगर जीतती आ रही है तो उसके पीछे यह है कि हिंदू जातियों को वो एकजुट करने में कामयाब रही। और इस बात को अब विपक्ष भी अच्छी तरीके से समझ रहा है कि अगर हमने इसमें सेंधमारी नहीं की, अगर हिंदू जातियों में बिखराव नहीं हुआ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना आगे भी 2027 में भी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि पीडीए का पंचांग लॉन्च किया गया। पीडीए के पंचांग के पीछे क्या मकसद था? वो पंचांग बांटा गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि जिन घरों में पंचांग लगाया जाता है वहां पर लोगों को बताया जा सके कि कैसे पीडीए समाज के लोग यानी पिछड़े दलित समाज के लोगों के बारे में लोगों को जानकारी हो और एक तरीके से आप अपनी तरफ उनको आकर्षित करें कि समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलित वर्ग के महापुरुषों को कितना सम्मान देती है। देखिए, मायावती की बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि दलित वोट बैंक जो है, जिस पर उसका एकाधिकार माना जाता रहा है, 2014 में जरूर भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुछ हिस्सा उसका आया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि दलित बिरादरी का वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी बढ़ रही, वो इंडिया गठबंधन के नाम पर, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। ये अपने आप में सबसे अहम बात है, क्योंकि 2019 में मायावती के मंच साझा करने के बाद भी दलित बिरादरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। इसलिए समाजवादी पार्टी 5 सीटों से निकल करके 5 पे ही रह गई थी, जबकि मायावती 0 से 10 पर पहुंची थी। उसकी वजह यह थी कि पिछड़े वर्ग का वोट जो है वो तो गया अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कहने पर, लेकिन मायावती के कहने के बाद भी वो वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ था समाजवादी पार्टी के खाते में। लेकिन 2024 में ऐसा हो गया, तो एक बड़ी बेचैनी की वजह यह भी है। और इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो तकरीबन 1 साल पहले से मैदान में उतरना चाहती है। हालांकि इसमें एक बात देखने वाली ये भी है कि एसआईआर के मुद्दे को देखिए किस तरीके से विपक्ष लगातार उसको लेकर के हमलावर है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनती जा रही कि एक के बाद एक कुछ ऐसे मुद्दे भी आते जा रहे हैं जिससे विपक्ष को एक ताकत मिल रही है। और ये सिलसिला शुरू हुआ ब्राह्मणों के सहबोज से। देखिए, पहली शुरुआत वही हुई जहां पर विपक्ष को मौका मिला कि वो सेंधमारी कर सके अगड़ी जाति के वोट बैंक में या हिंदू समाज में बिखराव कर सके, हिंदू वोट बैंक में बिखराव कर सके। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस तीनों की तरफ से प्रयास हुआ। उसके बाद शंकराचार्य का विवाद आ गया, एक मौका और मिल गया। उसके बाद आप देखिए यूजीसी का विवाद आ गया, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, उसको लेकर के विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार पर हमला किया। और अब आप देख ही रही कि किस तरीके से जो पूरा विपक्ष है वो ये कोशिश कर रहा है कि अगड़ी जाति के वोट बैंक में बिखराव किया जाए। और इसीलिए बार बार अखिलेश यादव भी अपने तमाम भाषणों में कहते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं या अपनी पार्टी की बैठकों में भी बोलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पर सिर्फ एक जाति का सम्मान है, बाकी अगड़ी जातियों का वहां पर कोई सम्मान नहीं है। यानी ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं है, जो बनिया है, वैश्य समाज के लोग उनका कोई सम्मान नहीं, वहां एक खास जाति का सम्मान है। और इसी को हथियार बना करके चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी यानी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी, ये एक खतरा बना हुआ। इस खतरे से भी विपक्ष पूरी तरीके से वाकिफ है और इसीलिए बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि खासतौर से मुस्लिम वर्ग को ये समझाया जा सके कि उनको बहकना नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको अखिलेश यादव अपनी बैठकों में बराबर उठाते रहते, क्योंकि एक थ्योरी ये उत्तर प्रदेश में काफी समय से गढ़ी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का अगर यहाँ पर कोई गठबंधन होता है तो इसका सीधा नुकसान विपक्ष को पहुंचेगा और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर से वो एक प्रयोगशाला के तौर पर उसको वहां पर प्रयोग हो सकता है इस तरीके का। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी नोएडा से अपनी शुरुआत कर रहे हैं और आप देखिएगा आगे मायावती भी अपनी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करेंगी। इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, 7 चरण से कम होते नहीं। और शुरुआत कहां से होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 2 चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद रुहेलखंड, उसके बाद अवध का इलाका आता है, उसके बाद बुंदेलखंड, और चूंकि पूर्वांचल भी बहुत बड़ा तो 2 चरण पूर्वांचल में चले जाते हैं। तो एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति होती है कि आप वहां से यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करें और पूरा उत्तर प्रदेश कवर करते करते जब आप 7-8 महीने गुजर जाएंगे और उसके बाद जब आप चुनाव में चलिए ठीक है, बहुत अच्छी रणनीति सुनने में तो दिख रही है, लेकिन चुनौतियां सिर्फ यहीं तक नहीं थमी हुई है। इस रणनीति को किस तरह से सफल उस बीजेपी के आगे बनाना है जिसके जो अब
हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है और जो लगातार बूथ स्तर पर काम करती है।